नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सर्द रातें हैं। आप भी घर से बाहर निकलते होंगे तो आपको अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब दिखता होगा तो आप उसको कंबल दे देते होंगे, उसके आसपास आग जलवा देते होंगे। ये वो दौर है, ये ठंड का वो दौर है जिसमें देश में हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है। कितना कितना दर्दनाक होता है कि जो लोग इस खुले आसमान के नीचे ठंड में रहते हैं, लेकिन आजकल उत्तराखंड के सरकार को पता नहीं क्या हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक के बाद एक ऐसे विवादास्पद फैसले ले रहे हैं जिससे पूरे देश में उनकी बदनामी हो रही है। जिस प्रदेश को कहा जाता था ये हरि का द्वार है, हरिद्वार है, जब बात की जाती थी गंगा गंगा जल, वहां फैसला हो रहा है कि 24 घंटे शराब की दुकानें खुलेंगी। बदनामी के दाग मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। एक 7 स्टार 5 स्टार होटल बना रहा था व्यापारी, उस पर इतना दबाव डाला गया, उसने सुसाइड कर लिया। नाम आया कि उत्तराखंड का एक बड़े पुलिस अफसर का पैसा लगा था। आज तक उत्तराखंड पुलिस जांच नहीं कर पाई, आज तक सरकार उत्तराखंड की जांच नहीं कर पाई किस अफसर का पैसा लगा था। जब शक की सुइयां, जब संदेह की सुइयां मुख्यमंत्री के करीबी पे गिरी, मुख्यमंत्री के निकट के लोगों पे जानी शुरू हुई, तो मुख्यमंत्री के सबसे खास IPS अभिनव कुमार को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। चल क्या रहा है उत्तराखंड में? और इसी उत्तराखंड में एक दर्दनाक खबर आई है कि हल्द्वानी में लगभग 3000 से ज्यादा परिवारों से कहा गया है कि तत्काल वो अपना घर खाली करें। रेलवे के किनारे रहते थे, गरीब पे सालों से रह रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया है। महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, और बुलडोजर चलाने का बड़ा कारण बताया जाता है कि वो मुसलमान हैं। कोर्ट के फैसले तमाम आते हैं देश में, लेकिन सरकार बुलडोजर लेके पहुंच गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सड़कों पर हैं, महिलाएं हैं, पूरे दर्द देखा नहीं जा रहा है। जाड़ों की रातों में खुले आसमान में बैठे हुए हैं वो लोग। मैं ले चलता हूं आज आपको उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के कुछ खास लोगों से बातचीत करके मालूम करने की कोशिश करता हूं कि चल क्या रहा है वहां पे, और उनसे बातचीत हम करते हैं। मेरे साथ हैं सरताज आलम जी। सरताज जी वहां पे एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अपना एक पोर्टल चलाते हैं, और उस पोर्टल से काफी अच्छी जागरूक खबरें देखते रहते हैं। मतीन सिद्दीकी जी मेरे साथ हैं। जहां तक मतीन जी मुझे याद है, आप समाजवादी पार्टी में प्रदेश प्रभारी है ना? जी जी। हाँ, तो मतीन जी स्वागत है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा शायद मतीन जी का नाम गलत आ रहा है, इसको ठीक कर लें। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों में हल्द्वानी की घटना का रिएक्शन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर निकल आए हैं, और सड़क पर निकल के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। उसमें 4500 घर जा रहे हैं, उसमें 45 से 50,000 लोग बेघर हो रहे हैं। जो लोग अपने कलम से सत्ता की नशे में आकर और जो मजलूम मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह के या अपने भगवान के यहाँ पे जाके इस चीज का जवाब दे पाएंगे? खुदा ना खास्ता जब आपकी औलादों पे ये चीज पड़ेगी तो आपको इस चीज का एहसास होगा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो अपने गलत सत्ता की ताकत की वजह से कलम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको नस्ल नाबूद कर दे। दूसरी चीज, हम सरकार से गुहार करते हैं कि इन मासूम बच्चों पे रहम खाए, उन बेवा माओ पे रहम खाए। और सरताज जी, मैं पहले आपके पास आता हूँ, ये मामला है क्या पूरा? क्या जरूरत पड़ गई इस तरह हजारों उजाड़ने की? सबसे पहले सभी सामाईन को मेरा आदाब। हल्द्वानी तराई और भांवर का एक मिक्सचर होता है, और ये बहुत पुराना शहर है, तकरीबन 300 साल से ऊपर का इसका इतिहास है। ये जो आबादी जिसकी बात आ रही है, 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि बनभूलपुरा जो कि एक बड़ा इलाका है, वहां पर 4365 मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जिसकी आबादी 50,000 होती है। 20 दिसंबर 2022 को ऑर्डर इस पूरे इलाके को रेलवे को बताता हुआ आता है, और 7 दिन का शॉर्ट नोटिस अखबार में पब्लिश कराकर और मुनादी कराकर
इस पूरे इलाके को 7 दिन के बाद ढहा दिया जाए, मकान सारे तोड़ दिए जाएं और ये रेलवे को दे दी जाए जमीन। ये एक ऑर्डर आता है। 1 जनवरी 2023 को ये अखबार में पब्लिश हो चुका है। आज 3 जनवरी है तो 3 दिन गुजर गए हैं, 4 दिन इसमें बाकी हैं। ये पूरा मामला सन 2016 से शुरू होता है और सन 2016 में भी एक बार इस पूरे मामले में ऑर्डर आया था और लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रभावित लोगों को सुना जाए। प्रभावित लोग धीरे धीरे अदालत जाने लगे। मामला रेलवे अदालत से होते हुए जिला अदालत में चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट एक बार और इस मामले को एंटरटेन जनहित याचिका के माध्यम से कर देती है। और इस पूरे मामले में यहाँ के लोग धीरे धीरे, क्योंकि सीधे तौर पर तो सुनवाई इन लोगों की नहीं हुई, लेकिन जब ये मामला आया, जब यहाँ के जो एडवोकेट्स थे धीरे धीरे इस पूरे मामले को आम लोगों को धीरे धीरे हाईकोर्ट लेके जाने लगे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, जिसको अपनी बात कहनी है वो कह सकता है। तो इलाके से 11 इंटरवेन यानी कि हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट पहुंची और इस बीच ये मामला हाईकोर्ट में धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन जब मामला ये था कि निचली अदालतों में भी केस पेंडिंग थे, जिला अदालत में 1175 मामले चल रहे थे और हाईकोर्ट में भी सुनवाई जारी थी। इसी बात की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी की गई और एक एसएलपी दाखिल की गई थी अब से 2 महीने पहले, इलाके के ही लोगों ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो बात आप हमसे कह रहे हैं उसका आप हाईकोर्ट जाकर के कहिए। हाईकोर्ट जिस दिन वहां से ये ऑर्डर लेके आया गया, उसी दिन जजमेंट रिजर्व हो गया हाईकोर्ट में और तकरीबन ये 1.5 से 2 महीने के बाद ये रिजर्व जजमेंट 20 दिसंबर को सुना दिया गया। 20 दिसंबर का ये जो ऑर्डर है ये पूरी जमीन को रेलवे का बताता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो तकरीबन 100 साल के आसपास से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और ये सारे ही लोग तमाम तरह के टैक्स देते हैं। सरकार ने भी यहाँ पर तमाम तरह की सहूलतें दी हैं, जैसे कि यहाँ पर 1910 के आसपास से टाउन एरिया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टाउन एरिया थी, हल्द्वानी का भी छोटा हुआ करता था, तो यहाँ पर पट्टे मिले। 90 साल के लोगों को पट्टे मिले हैं, किसी को 70 साल के, किसी को 60 साल के। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो एनिमी प्रॉपर्टीज थी जो कि कस्टोडियन कहा जाता है, शत्रु संपत्ति, तो केंद्र सरकार ने उनको भी नीलाम किया, तो यहाँ पर लोगों ने उनको भी खरीदा था नीलामी के जरिए से। उसके अलावा यहाँ पर चिराग अली बाबा का मजार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो पूरी जमीन उनको दान की गई थी, आज भी खतौनियों में वो चढ़ी हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने फ्री होल्ड भी करा लिया, क्योंकि जब 90 साल पूरे हो गए तो आज नगर निगम बन चुका टाउन एरिया से, तो उन्होंने रिन्यूअल उस पट्टे को नहीं किया। तो राज्य सरकार की एक पॉलिसी आ गई थी कि जो नजूल लैंड है उसको लोग फ्री होल्ड करा सकते हैं। तो बड़ी तादाद में लोगों ने अपने फ्री होल्ड के पैसे भी जमा किए और कई मकान फ्री होल्ड भी हैं। तो ये तो रहा मामला यहाँ के लोगों के अपने जो दावे हैं, और इन सब दावों को लेकर लोग धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं धीरे धीरे लगनी शुरू हो गई हैं और 5 जनवरी उस पर मिली है। देखते हैं 5 जनवरी में क्या होता है। इसी के साथ ये जो पूरा इलाका है ये उत्तराखंड की 582 नोटिफाइड मलिन बस्तियों में शामिल है। उसके अंदर इंदिरा नगर छोटी, जी नहीं, आप बात पूरी करिए, आप क्या कह रहे हैं? जी, जो मलिन बस्तियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा नगर छोटी रोड, इंदिरा नगर बड़ी रोड, चिराग अली बाबा का मैदान, ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती और नई बस्ती, ये 5 इलाके हैं जो कि मलिन बस्तियों में शामिल हैं। मलिन बस्तियों का जो एक्ट है वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि या तो वहां पर रहने वाले लोगों को पुनर्वास किया जाएगा या वहां ये जो जमीनें हैं उनको नियमित और रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिलाधिकारी की एक कमेटी अभी पिछले 3 महीने पहले बनती है और इन 5 जो बस्ती नोटिफाइड मलिन बस्ती हैं उनको सर्वे से निकाल दिया जाता है। हल्द्वानी में 22 मलिन बस्तियां हैं, उत्तराखंड में 582 मलिन बस्तियां हैं। तो मलिन बस्ती का लाभ भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है, ये भी राइट यहाँ लोगों के पास है। लेकिन मलिन बस्ती के जो नफे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ वो लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर, 5 फ्रीडम फाइटर इस इलाके के अंदर बनबुलपुरा इलाके में रहते हैं और उत्तराखंड आंदोलन करने में भी यहाँ के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हल्द्वानी शहर बसाने में अपना बड़ा किरदार निभाया। रेलवे सन 2016 में पहली बार जनहित याचिका में ये पूरी बात सामने आई कि ये जमीन रेलवे की है और अभी 2022 का जो डिसीजन हुआ है उसमें भी रेलवे अपनी जमीन के दावे को लेकर कभी भी सीधे तौर पर अदालत नहीं गई। जब भी बात आई जनहित याचिका में आई। अब यहाँ के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख उन्होंने किया है। खुद मतीन सिद्दीकी साहब यहाँ पर बैठे हैं दूसरी तरफ, ये भी अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उसके अलावा हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश 11 हस्तक्षेप याचिकाएं जो लगी हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब्दुल मलिक साहब भी हल्द्वानी के हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जमीयत उलेमा हिंद जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक उलेमाओं की और मुस्लिम्स की एक संस्था होती है, वो भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। अभी 5 जनवरी वहां पर पड़ी है, देखते हैं। प्रसाद जी मैं आता हूँ आपके पास, जरा मतीन जी की बात करता हूँ। मतीन जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी मतीन जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? मतीन जी आपको आवाज आ रही है क्या?
मतीन जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? मुझे लगता है शायद मतीन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार मतीन जी आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं मेरे को। दोबारा मतीन जी से जोड़ेंगे। लेकिन सरताज जी ये बात सामने आ रही है कि ये परिवार इसमें से अधिकांश मुसलमान हैं। क्या ये भेदभाव भी जी बुलडोजर चलाने जी से हाँ देखा जा रहा है? हिंदू है या मुसलमान है? जी हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बड़ी आबादी है, ये बात सही है कि ये अल्पसंख्यक मुस्लिम 90% जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट करिए सरताज माइक आपका म्यूट हो गया है। जी 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 आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही सरताज आ जी रही है। ये जो पूरा इलाका है, ये बात सही है। ये जो पूरा इलाका है, ये बात सही है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक मुस्लिम ही यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू ना रहते हों। हिंदू भी यहाँ पर रहते हैं। केसरवानी और साहू समाज की बड़ी आबादी है यहाँ पर रहती है, जो कि लगभग 10% के आसपास होती है। तो यानी कि 5 से 8 हजार यहाँ पर हिंदुओं के भी यहाँ पर आबादी है, और 2 मंदिर भी है, धर्मशाला भी है। और आपको बता दूं, इस पूरा इलाका जो है ये 100 साल के आसपास का बसा हुआ है। तो यहाँ पर 2 इंटर कॉलेज भी हैं, यहाँ पर 2 प्राइमरी विद्यालय भी, अस्पताल भी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, राशन की दुकानें भी हैं, मजार हैं तो धर्मशालाएं भी हैं, मस्जिदें भी हैं। तो एक बड़ी तादाद में भरा पूरा शहर। मुझे लगता है कि नेटवर्क चला गया शायद सरताज जी। मतीन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। मतीन जी क्या मामला है? आप खुद भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर। क्या मामला क्या है और क्यों सरकार ऐसा कर रही है? देखिए 2007 से रेलवे का जिन बार बार निकल कर आता है, 2007 में एक बार रेलवे ने इनको इसमें काफी हद तक हटा भी लिया था। जहां अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बार बार 78 एकड़ और 82 एकड़ और 100 एकड़ की बात ये करते हैं, रेलवे की जमीन ब्रिटिश टाइम सिर्फ 29 एकड़ जमीन इन लोगों को दी थी। 2 एकड़ जमीन इन्होंने वन विभाग से ट्रांसफर कराई थी। कुल 31 एकड़ जमीन रेलवे की है। और मेरे ख्याल से 2007 में ये उतनी जमीन अपनी खाली करा चुके थे। उसके बाद ये आगे ये कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टेटस को कर दिया था। तो इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की गलती रही है कि जो जमीन खाली हो चुकी थी, इनको इस पर कब्जा मिल गया था, इन्होंने फिर उस पर ढील छोड़ी और वो जमीन पर फिर धीरे धीरे दूसरे लोग बस गए या वही लोग बस गए। उसके बाद 2016 में एक इलीगल माइनिंग का PIL दाखिल की जाती है। उसके अगेंस्ट लेकर उन्हें ये कहा जाता है कि जो इलीगल माइनिंग करते हैं, रेत बजरी की चोरी करते हैं, घोड़े बुकी वाले गरीब गुरबा लोग हैं, वो इस बस्ती में रहते हैं, इस स्टेशन के पास रहते हैं। तो ना कि उस चोरी को रोका जाता या घोड़ा बुकी वालों से चोरी रोकी जाती, उसके बदले हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि उन्होंने यहाँ से लेकर और 3 किलोमीटर तक करीब, ये 4.5 किलोमीटर का एरिया, इससे स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है, 4.5 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने कह दिया इसे डेमोलिश कर दिया जाए, जिसमें नगर निगम की काफी जमीनें हैं। भाई सरताज ने अभी आपको बताया जिस जिस तरह की प्रॉपर्टी है, उन चीजों को दोबारा नेटवर्क की कोई इश्यू आ रही है। बीच में नैनीताल के डीएम रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, और उन्होंने भी वहां पे अतिक्रमण अभियान चलाया था। मैं टीम से कहूंगा जो उनका ट्वीट है वो इसको जरा डिस्प्ले करिए, लोगों को पता चले। सूर्य प्रताप सिंह ने भी वहां पे डीएम, उन्होंने लिखा है सूर्य प्रताप सिंह ने, जब मैं डीएम नैनीताल था तब मैंने भी हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाया था, लेकिन गरीबों का नहीं, अमीरों का पहले। डीएम के बंगले और एसपी के दफ्तर की दीवार सबसे पहले गिराई थी, कुछ टेम्परेरी दुकानें हटी थी, सबकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। सारी जनता ने मेरे अभियान का स्वागत किया था, ना कि विरोध। सूर्य प्रताप सिंह डीएम थे और हल्द्वानी के लोगों ने उनका स्वागत किया था जब उन्होंने ये अतिक्रमण अभियान चलाया था। और मुझे याद है इंदिरा हृदयेश का घर भी या किसी और मिनिस्टर का घर भी उन्होंने गिरा दिया था, लेकिन लोग स्वागत कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अभियान चल क्यों रहा है? हाईकोर्ट का आदेश ठीक है, कभी कभी ये जब बात आ जाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी पे जान रहता है, क्या ऐसा भी कोई एंगल आ रहा है सामने? चर्चाएं बहुत हो रही हैं, कई जगह निश्चित रूप से हर चीज राजनीतिक से प्रेरित तो है ही, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जहाँ एक तरफ आप
बात कर रहे हैं कि सूर्य प्रताप सिंह जी के टाइम में लोगों को हटाया गया था, लेकिन उन्हें रिएक्ट किया गया कि पूरी सरकार, स्थानीय प्रशासन सब इस बात पर आमादा है कि बस घड़ी की चौथाई में कल का काम आज और आज का काम अभी, अभी हम इन्हें देश को नाबूद कर दे। सारे जितने बिल्डिंग है, मकान है, झोपड़पट्टी है, इन्हें सबको एक बार में देश को नाबूद करके रख दे। अब ये यहाँ की सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि सरकार इतनी मानवताहीन कैसे हो सकती है कि उन्हें यहाँ के लोगों की 50,000 लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। अभी तक कोई ना स्थानीय प्रशासन, न कोई नेता, न कोई मंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, किसी का कोई बयान नहीं आया कि वो इनके रिहेबिलिट के लिए क्या कर रहे हैं, या इन्हें वक्ती तौर पर भी हटाया जा रहा है तो इनके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है। अभी तक कहीं एक टैंक तक नहीं लगा, कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। बस उनका एक आवाज है कि किसी भी सूरत से पैरामिलिट्री लगाओ, मिलिट्री लगाओ, दुनिया भर की फोर्स यहाँ लगा दो और इन्हें देश का नाबूद यहाँ से कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस सरकार में कम से इतनी मान्यता होनी चाहिए कि जहां ये सरकार एक बार जानवरों के लिए इतनी संवेदनशील है कि जगह जगह गौशालाएं बनाई जा रही है, गौ माता की इतनी रक्षा की जा रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, आवारा जानवरों के लिए भी, चाहे वो उसमें कुत्ते हैं या और आवारा जानवर जो घूमते हैं, उनके लिए भी तमाम रिहायशी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति ये कर दी गई है कि हमारी स्थिति जानवरों से बदतर इन लोगों ने कर दी है। हमें कोई पूछने नहीं आ रहा है अभी तक कि आप किस साल में है, आपको 50,000 लोगों को जब सड़क पर ला दिया जाएगा आप तक क्या होगा, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहाँ की सरकार से निवेदन करता हूँ और रेलवे विभाग से भी कि हम भी चाहते हैं शहर का विकास हो, लेकिन उस विकास में हम यही चाहते हैं कि गरीबों को ना उजाड़ा जाए। रेलवे पहले अपने रिक्वायरमेंट बताए, अपना प्लान बताए, तो उन्हें कितनी जमीन की आवश्यकता है। इतने बड़े एरिया की रेलवे को मैं नहीं मानता आवश्यकता होगी। जो जमीन उन्हें मिली थी आज तक उन्होंने उसके बाद भी एक ईंट कहीं नहीं लगाई। तो यही कहते हैं अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्लानिंग है उनके पास, चाहते हैं विकास करना, तो उतनी ही जमीन रिक्वायर इतनी होनी चाहिए। और उसमें सरकार से रेलवे से यही चाहते हैं कि जिन लोगों को भी हटाया जाए उससे पहले उनका पुनर्वास हो, उनका रिहेबिलिट किया जाए उन्हें, उसके बाद किसी व्यक्ति को हटाया जाए। क्योंकि ठंड का मौसम है, लोग ठंड से यहाँ तमाम तरह के बीमार लोग हैं, पैरालिसिस के मरीज है, हार्ट के पेशेंट है, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लोगों का लोग हम लोगों को देखा नहीं जा रहा। और ये सरकार है बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है, यहाँ का प्रशासन है वो बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि एक बात में उतारो है पैसे जबरदस्त कर रहे हैं। मतीन जी, ये जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कई वीडियो हम देख रहे हैं ठंड में बाहर। सरदार जी, मैं आपको वीडियो थोड़ी देर को मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं खोल दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा, अभी रहने दीजिए इसको ऐसे ही। मतीन जी, मैं कई वीडियो में देख रहा हूँ, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वो खुले आसमान में बैठे हुए हैं, तो कोई टेंट, कोई अस्थायी व्यवस्था या हटाने से पहले लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे कोई तस्वीर प्रशासन ने तैयार नहीं करी वहां? कुछ नहीं, अभी तक कोई बात ही करने के लिए नहीं आया। बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है इनका कि बस इन्हें हटा दो। मतलब मैंने आपको बताया ना कि हमारी स्थिति वो कर दी गई है कि हमारा जानवरों से बदतर हमारी स्थिति हो गई है कि आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरे हम तो कहते हैं सीधा सीधा एक बार बम गिरा दो, सबको खत्म कर दो, क्या जरूरत है इतना सब कुछ ये करने की। जब हमारे सरों पर छत नहीं होगी, हमारे लोगों को खाने को नहीं होगा, तो हम जीकर भी क्या करेंगे। तो सीधी सी बात हम तो ये कहते हैं कि एक बार बम गिरा के सबको खत्म कर दो, अगर हमसे ऐसी दुश्मनी है आप लोगों को। सरताज, क्या स्थिति है? सब खुले आसमान के नीचे हैं, प्रशासन अगर हटा भी रहा था तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये लोग कहाँ जाएंगे? महिलाएं हैं, बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? दर्द हल्द्वानी में कोई महसूस क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपको बता दूं संजय शर्मा जी, वैकल्पिक व्यवस्था तो छोड़िए, जो यहाँ इस बस्ती से आसपास लगी हुई फॉरेस्ट की लैंड है, वहां भी फॉरेस्ट अपने सिपाही खड़ा करता है। यहाँ पर जो प्रशासन है वहां पर इस बात का जिक्र आता है कि फॉरेस्ट के लैंड पर ये कब्जा ना कर लें। वहीं आसपास शिक्षा विभाग की एक जगह है, तो वहां पर भी तैनाती हो जाती है कि ये शिक्षा विभाग की जगह पर कब्जा ना कर लें। तो ये इस तरह का व्यवहार अपने ही देशवासियों के साथ, उन लोगों के साथ कि जिन्होंने देश आजाद कराने में और इस शहर को बसासट करने में सबसे बड़ा रोल इस पूरे इलाके के लोगों का रहा है। बड़ी तादाद में लोग इल्म रखते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो बस्ती है, यहाँ पर हाई कोर्ट के एडवोकेट, यहाँ पर टीचर्स हैं, यहाँ पर व्यापारी हैं, गरीब और आम मेहनत कश तो हैं ही हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो तमाम तरह से अपना योगदान इस देश की तमाम संस्थाओं में देते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने कोई भी इंतजाम इस तरह का नहीं किया है। यहाँ तक कि जो लोकल और नेशनल मीडिया है उसमें भी इस बात को नहीं छापा जा रहा है कि ये 50,000 लोग अगर यहाँ से हटाए जाते हैं या इनको खदेड़ा जाता है तो जाएंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, उनके पास जाति प्रमाण पत्र है,
तमाम तरह के बैंक, तमाम तरह की सुविधाएं, सीवर, बिजली, पानी। सरताज में 1 मिनट को रोकूंगा। एक वीडियो आया टेक्निकल जी टीम से, जलाए वो दुआ कर रहे हैं लोग, जरा जी तेरे दरबार में अर्जी रखना है, दुनिया की अदालतों में अर्जी रख सकते हैं। अल्लाह तेरा वो दरबार है जहाँ इंसान ही होता है, जहाँ फजल ही होता है, जहाँ आज तक किसी का जुल्म नहीं हुआ है। अल्लाह तेरे दरबार में हम अर्जी लेकर आए हैं, कमजोर है, ज़ईफ़ है, नातवा है। तूने कुरान में फरमाया है इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया है। हम तो बड़े कमजोर है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बड़ी आजमाइश हमारे सरों से हमारी घर की छत ली जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबूर कहा जाए। अल्लाह दुनिया सारी जानती है, अल्लाह दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? अल्लाह सरताज भाई, बहुत दिल दहलाने वाला वीडियो है। ठंड की रातों में लोग सड़क पर रो रहे हैं, हल्द्वानी जी, यही हालात, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यही हालात हैं। आज भी हम लोगों ने खबर से लाइव के लिए आज तकरीबन 10,000 महिलाएं इंदिरा नगर बड़ी रोड पर आज बैठी थी और यही मंजर था। वहां छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग औरतें भी हैं, खुले आसमान के नीचे पर्दा नशीन औरतें बैठी हैं। कल भी इसी तरह से दुआ हुई थी, परसों भी। लगातार रोजाना का यही मंजर है। लोग सड़कों पर आते हैं, खुले आसमान के नीचे ठंड में अपने रब से दुआ करते हैं। जब उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनके पैरवी अदालतों में जाके नहीं करती कि जब पिछले टाउन एरिया से लेके आज तक उनसे टैक्स वसूला गया है, तमाम तरह के उनको कर उनसे लिए गए हैं, और उसके बावजूद जब उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, जाहिर सी बात है आस्था रखने वाले लोग हैं, अपने रब से ही दुआ करेंगे। लोग रो रहे हैं और रहम से कहीं ज्यादा अपने हक की बात कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। आज भी मानवाधिकारों के लिए बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने आज भी मानवाधिकार आयोग को एक लेटर भेजा है कि बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ से लोग अगले, क्योंकि 4 दिन ही बचे हैं, अगर हम ऑर्डर की बात करें और नोटिस की बात करें, जो नोटिस यहाँ तमाम अखबारों में, जो नेशनल न्यूज पेपर हैं, उनमें पब्लिश हुआ था 7 दिन का, उसमें नोटिस, शॉर्ट नोटिस है 7 दिन का, 8वें दिन से ये कार्रवाई हो जाएगी। बड़ा एक सवाल और भी मैं आपको, संजय शर्मा, आपको बता दूं, लोकल मीडिया तो फिर भी अपने स्तर पर जो भी कर रहा है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रखा है। आज भी मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था तो उसमें जमीन जिहाद के नाम से यहाँ पर खबरें शुरू हो गई हैं। इस पूरे मामले को संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एंगल अब इसको दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 100 साल दुर्भाग्य है मतीन जी, जैसा सरताज बता रहे हैं कि मीडिया का पूरे देश में यह हाल है। कोई नई बात नहीं है, गोदी मीडिया कहा इसीलिए जाता है कि कहीं कोई बात हो उसको हिंदू मुसलमान का, तो ये शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत जी मतीन जी, संजय शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ है। हकीकत में यही है कि जो एक बार कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया, तो निश्चित रूप से मीडिया ने बिल्कुल वही पल्ला पकड़ लिया है कि जो सरकार चाहती है, जो सरकार कहती है, वही दिखाया जाता है। गरीब की मजलूम की बात करने वाला कोई नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम इन गरीबों के साथ खड़े हैं और आप कम से कम इस चीज को लाइव चला रहे हैं और दिखा रहे हैं। और बहुत, ये जो चैनल आप लोगों का इस टाइम देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत दुआएं देंगे और आपको मैं इसके लिए साधुवाद करता हूँ। और साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि कोर्ट को तो कोई पैरवी करने की बात नहीं। हमने तो एक बहुत छोटी सी इनसे डिमांड रखी थी कि चलिए जो हाईकोर्ट ने जो कर दिया, आप कम से कम एक पुनर्विचार याचिका इतनी डाल दें कि इससे एक बार दोबारा सुन लिया जाए। हमारे सारे कागज आपने जितने भी हमने अपने ग्राउंड रखे थे, हाईकोर्ट ने सभी एक तरफ से उड़ाकर रख दिए। और उसकी वजह यही रही कि नगर निगम और प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, पल्ला झाड़ लिया। इसलिए हाईकोर्ट भी हावी रहा और सरकार के इतने मतलब बेरुखी हमारी समझ से बाहर की बात थी। आज इसी बात को लेकर जिस तरह से लोगों को आपने दिखाया है कि लोग दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, तमाम जगह मंदिरों में, गुरुद्वारों में, आज भी यहाँ गुरुद्वारों में कीर्तन था, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, वहां भी आज यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना की गई। तो मैं ये बड़ा परेशान इस बात से हूँ कि आखिर इस सरकार को और ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने वाली कोर्टों को क्या हो गया कि इन्हें इंसानियत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और जो ये लोग दुआ मांग रहे हैं, अब हम लोगों के पास चारा भी यही बचा है कि 2 ही सुप्रीम पावर हमारे पास है। दुनियावी एतबार से सुप्रीम कोर्ट
और दीन यादगार से अल्लाह ताला ईश्वर भगवान जो भी है, अब सब लोग उसी के भरोसे बैठे हैं और दूसरा दुनिया के एतबार से सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे हैं। और हमें उम्मीद है कि वहां से हमें निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा और फैसला हम लोगों के हक में आएगा। बिल्कुल मतीन जी, बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं है, और बहुत दुर्भाग्य है कि इस मोदी मीडिया ने देश में ऐसी नफरत कर दी है। असली हिंदुस्तान वही है कि अगर मुसलमानों की बस्ती उजड़ रही है तो दुआएं गुरुद्वारे में मानी जा रही हैं, हम मंदिरों में मानी जा रही है। हमारा हिंदुस्तान यही है। हौसला बनाए रखिएगा, हम फिर आपसे जुड़ेंगे मतीन जी, कल पूछेंगे और जो हम लोग कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। शुक्रिया मतीन जी, बिल्कुल जी बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया। उम्मीद है, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जिनकी वजह से हिंदुस्तान टिका हुआ है या बचा हुआ है, नहीं तो फिर वही वाली बात है कि जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, ईश्वर न करे यही हालात रहे तो हमारे जो कहते हैं कयामत आने वाली है, इन्होंने हकीकत में कयामत का मंजर पैदा कर दिया है। फिर ले आने में कोई समय नहीं है, किसी दिन भी कयामत आ सकती है और उसका कोई एक रुख नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसकी छत चलेगी, घर चलेगा, बेघर होगा, बच्चे भूखे मरेंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है। कोई अपने सामने अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख पाएगा, उसका बस तक जो होगा वो बिल्कुल करेगा। और इसके लिए यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। और ये शायद इन लोगों की शायद बददुआ ऐसी लगेगी कि ये खुद करने वाले भी मोहताज होंगे कि आज हमारा तमाशा बना। बिल्कुल ठीक है। राहत इंदौरी जी ने कहा था, मोदी जी, राहत इंदौरी जी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में किसी के बाप का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है, निश्चित रूप से आप परेशानी का दौर है, निकलेगा। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शुक्रिया मजीद जी, शुक्रिया। जी मैं वहां पर एक बात और आखिरी कहता रहूं, कहता चलूं, एक शेर बड़ा मशहूर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो आज उसी तरह का मंजर कुछ हल्द्वानी में है। शुक्रिया शुक्रिया सरताज जी, मसीह जी, आपने सेवा दिया, थैंक यू। आप देख रहे थे 4 PM और हम एक बहुत दर्दनाक खबर में बात कर रहे थे। सर्द रातें हैं, हल्द्वानी में हजारों लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। प्रशासन ने, सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि आप इनका घर उजाड़ेंगे तो कहां जाएंगे। पता नहीं सरकारों को क्या होता जा रहा है। वो सरकारें जो मेरे आपके आम आदमी के हितों की बात करती थी, वो पता नहीं कहां खो गई हैं। उत्तराखंड की सरकार की बलिहारी है। कोई अंकिता अपनी जान दे देती है क्योंकि उसके शरीर को पेश करने के लिए एक खास आदमी को सर्विस देने के लिए कहा गया। अंकिता भंडारी के केस को एक स्पेशल जांच बता के खत्म कर दिया गया। पहाड़ की लड़की अंकिता भंडारी को किसने मजबूर किया था कि वो सर्विस से किस बड़े साहब के लिए, कौन बड़ा साहब था वो आज तक नहीं पता। एक व्यापारी आत्महत्या कर ले रहा है कि उत्तराखंड के एक IPS पे दबाव बना रहा था, करोड़ों रुपए का। तमाम भ्रष्टाचार की खबरें अब मुख्यमंत्री धामी के दफ्तर और घर तक पहुंचने लगी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार पे कोई फर्क नहीं है। जाड़ों की रात में वो बुलडोजर लेके हजारों घरों को उजाड़ने में लगी है। बहुत दुखद है देश के लिए। सभी लोग साथ दीजिए, इस तरह किसी का घर नहीं उजड़ना चाहिए। शुक्रिया।